रेस्पिरेशन एम्फीबोलिक पाथवे, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेस्पिरेशन में ये वर्ड पढ़ा था जब हमने स्टार्ट किया था रेस्पिरेशन के क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं, तो उससे में हमने एक पॉइंट ये भी डिस्कस किया था कि रेस्पिरेशन इज अ एम्फीबोलिक पाथवे। और अब हमें वही बात समझनी है कि क्या ये एम्फीबोलिक पाथवे है या नहीं। एम्फीबोलिक पाथवे का मतलब क्या था कि ऐसा पाथवे है जिसमें एनाबोलिज्म भी चलता है और कैटाबोलिज्म भी चलता है। अभी तक हमें जो पता था रेस्पिरेशन एक कैटाबोलिक प्रोसेस है ना, यही हम सीखते आए कि फोटोसिंथेसिस इज एनाबोलिक प्रोसेस और जो हमारा रेस्पिरेशन है वो कैटाबोलिक पाथवे है। लेकिन यहाँ रेस्पिरेशन में अब हम आपको समझना है कि ये दोनों तरह के रिएक्शंस चलते हैं, कंस्ट्रक्टिव भी और डिस्ट्रक्टिव भी। बात समझ आ रही है? कुछ देखो, इसके पहले आपको एग्जांपल प्रूफ देखने हैं कैसे हम इसको क्यों बोलते हैं कि ये एम्फीबोलिक पाथवे है। ये आपको चार्ट समझ आ गया तो पूरी कहानी जो स्टेटमेंट्स लिखे हैं वो एक एक हम करके डिस्कस कर लेंगे। देखो, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स आपके यही हो सकते हैं, फैट हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है और प्रोटीन हो सकता है। ठीक है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट में जो हमारा मेन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है वो कार्बोहाइड्रेट है और ये सिंपल शुगर ग्लूकोज है ना। ग्लूकोज में ग्लूकोज फिर ग्लाइकोलाइसिस से ब्रेक होता है, तो कुछ स्टेप यहाँ ग्लाइकोलाइसिस के लिखे हुए हैं और एंड प्रोडक्ट ग्लाइकोलाइसिस का ये पायरुविक एसिड हो जाता है। यही होता है ना। तो ये ग्लाइकोलाइसिस से ग्लूकोज ब्रेक होता है और ये ग्लूकोज हम अभी क्या पढ़ा हमने कि ग्लूकोज फिर जाता है लिंक रिएक्शन में, फिर चलता है क्रेब्स साइकिल, यही हमने सीखा। तो लिंक रिएक्शन ये है, यहाँ ये लिंक रिएक्शन पायरुविक एसिड आपका एसिटिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हुआ, फिर ये क्रेब्स साइकिल में एंटर करता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में और आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज एंड एटीपी का वो सारा कुछ चलता है। लेकिन इसमें जो ये इंटरमीडिएट्स बन रहे हैं, जैसे हम पूरा ग्लूकोज का फाइनल प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस एनर्जी, जो कंप्लीट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी, वो देखें तो जो इनके बीच में इंटरमीडिएट्स हैं, जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट है पायरुविक एसिड, दूसरा है एसिटिल कोएंजाइम ए। इस पायरुविक एसिड का कन्वर्जन देखो, पायरुविक एसिड आपका इससे ये कन्वर्ट होता है दो तरह के रिएक्शंस में। पायरुविक एसिड से कुछ एमिनो एसिड भी बनते हैं, कुछ क्या बनते हैं, एमिनो एसिड भी बनते हैं। और ये पायरुविक एसिड आपका क्रेब्स साइकिल में डायरेक्ट एंटर करता है। अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड एक प्रोडक्ट बना था, तो वो अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड में भी कन्वर्ट होकर क्रेब्स साइकिल में एंटर करता है और वो अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड एक्चुअली यहाँ एमिनो एसिड में कन्वर्ट होता है। तो पायरुविक एसिड अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड में और अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड एक एनाबोलिक प्रोसेस से किसमें कन्वर्ट होता है, एमिनो एसिड। एंड एमिनो एसिड इज द मोनोमर ऑफ प्रोटीन, डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स आप इससे बना सकते हैं। तो जो पायरुविक एसिड का ब्रेकडाउन हो क्रेब्स साइकिल से, मींस कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो, तो वो तो कैटाबोलिक पाथवे कहा जाएगा, वो आपका ब्रेकडाउन चल रहा है। और जब यही अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड से कोई एमिनो एसिड बनता है तो वो कौन सा पाथवे हो जाएगा, एनाबोलिक पाथवे हो जाएगा। दोनों टाइप का इनका रिएक्शन है। एक और एग्जांपल देखो इधर, एसिटिल कोएंजाइम ए जो लिंक रिएक्शन का प्रोडक्ट है। ठीक है, एसिटिल कोएंजाइम ए आपका जब एनाबोलिज्म के थ्रू देखे तो एनाबोलिज्म के थ्रू ये फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होता है एंड देयर इज अ मोनोमर ऑफ फैट इससे बनता है अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के। तो एसिटिल कोएंजाइम ए कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन से डिफरेंट फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल भी बनाता है। एंड फैटी एसिड मींस जब फैट को एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज किया जाता है तो ये इसका बेसिक यूनिट फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में ब्रेक किया जाएगा एंड फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल is enter into the respiratory pathway, तो वो एसिटिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट करा जाता है एंड देन एंटर करा जाता है किसमें, क्रेब्स साइकिल में। एक वही किसी का ये क्वेश्चन भी था कि कौन सा कॉमन प्रोडक्ट है रेस्पिरेशन में, जितने भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स हैं उनका कॉमन प्रोडक्ट कौन सा है, तो एसिटिल कोएंजाइम ए। फैट का ब्रेकडाउन करना है तब भी एसिटिल कोएंजाइम ए, प्रोटीन का ब्रेकडाउन करना है तब भी। अब ये दो हो सकते हैं, पायरुविक एसिड भी और एसिटिल कोएंजाइम ए, और ग्लूकोज का तो आप देख ही रहे हो। ठीक है, तो ये एक कॉमन प्रोडक्ट है, चाहे आपको प्रोटीन या फैट या कार्बोहाइड्रेट किसी का भी आपको ऑक्सीडेशन कराना है तो एसिटिल कोएंजाइम ए बनेगा ही बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि पायरुविक एसिड डायरेक्ट क्रेब्स साइकिल में एंटर नहीं कर सकता, एसिटिल कोएंजाइम ए में जब कन्वर्जन होगा देन वो क्रेब्स साइकिल में एंटर करेगा।
तो इसलिए यहाँ पे दोनों तरह की रिएक्शन चलती हैं। एसिटिल कोएंजाइम ए से फैटी एसिड भी कुछ बनते हैं, एसिटिल एंजाइम ए से कुछ आपका एमिनो एसिड भी बनता है, पायरुविक एसिड से भी एमिनो एसिड बनते हैं। और डिस्ट्रक्शन तो आपको पता है, जो डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन है, पायरुविक एसिड किस में टूटता है? एसिटिल कोएंजाइम ए में। एसिटिल कोएंजाइम ए किस में टूटता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में। तो आपको कैटाबोलिक पाथवे तो पता है, एनाबोलिक पाथवे देख लेना है, बात खत्म। ठीक है, इन दोनों तरह की रिएक्शंस चलने की वजह से हम रेस्पिरेशन को क्या बोल देते हैं? एम्फीबोलिक पाथवे। ये इनका रीजन है। ये एम्फीबोलिक पाथवे कहने का मतलब ये था कि सिर्फ एक ही तरह का डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन नहीं चलता, जो रेस्पिरेशन के इंटरमीडिएट्स है दे कन्वर्ट्स इनटू अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल एंड दैट इज द एनाबोलिक पाथवे। एसिटिल कोएंजाइम में 2 कार्बन का है, एमिनो एसिड आपका और ज्यादा कार्बन का मॉलिक्यूल हो सकता है, प्रोटीन और ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनता है मॉलिक्यूल, इस एमिनो एसिड का पॉलीमर होता है, तो वो कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब एक सिंपल मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट होता है? कॉम्प्लेक्स में। इधर भी ये सिंपल से कॉम्प्लेक्स में, अगर ये ब्रेक हो रहा है तो कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। और हमने एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म में यही तो सीखा है। कैटाबोलिज्म में क्या होता है? कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, और एनाबोलिज्म में सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। इसलिए इनको हम क्या बोल देते हैं? एम्फीबोलिक पाथवे। अब सारे स्टेटमेंट्स देख लो, कुछ भी इसमें अलग नहीं लिखा हुआ है, यही जो आपने अभी पढ़ा है वही लिखा है। ग्लूकोज इज द फेवर्ड सबस्ट्रेट फॉर रेस्पिरेशन, ये हमने देख लिया था। प्राइमरी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कहा जाता है। फेवर्ड सबस्ट्रेट का मतलब सबसे पहले जिसका इस्तेमाल किया जाए, सबसे ज्यादा जिसका इस्तेमाल किया जाए। ऑल कार्बोहाइड्रेट्स आर यूजुअली फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, और ऐसा नहीं कि सारे कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के ही फॉर्म में होते हैं, कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड भी हो सकता है, ओलिगोसैकेराइड भी हो सकता है। तो पहले उनको ग्लूकोज में कन्वर्ट करा जाएगा एंड देन ग्लूकोज को यूज करा जाता है रेस्पिरेशन के लिए। ग्लूकोज को क्या करा जाएगा? रेस्पिरेशन के लिए। अदर जो सबस्ट्रेट्स है कैन ऑल्सो बी रेस्पायर्ड एज हैज बीन मेंशन्ड अर्लियर, बट देन दे डू नॉट एंटर रेस्पिरेटरी पाथवे एट फर्स्ट स्टेप। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपके फैट हैं और प्रोटीन हैं, इनका भी ब्रेकडाउन किया जाता है, लेकिन ये पहले स्टेप जैसे ग्लाइकोलाइसिस में हम ग्लूकोज को एंटर करा के ब्रेक कराते हैं, वहां से इनका स्टार्ट नहीं होगा। ये कहीं बीच में अपना ये एंटर करते हैं। जैसे आपने फैटी एसिड की देखी तो कहाँ एंटर करता है? एसिटिल कोएंजाइम ए में। एमिनो एसिड कहाँ जाके एंटर करता है? पायरुविक एसिड में, और उधर आपका अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड और एसिटिल कोएंजाइम ए, तो यहां से एंटर ये करते हैं। फर्स्ट फैट्स वुड नीड टू ब्रोकन डाउन इनटू ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। कोई भी फैट आपको ब्रेक करना है तो पहले वो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में ब्रेक होता है, एंड देन इफ फैटी एसिड वेयर टू बी respired they would first degraded into acetyl coenzyme A। अगर किसी फैटी एसिड को आपको ब्रेक करना है तो आपको पहले उसको किस में कन्वर्ट करना होगा? एसिटिल कोएंजाइम ए, एंड देन ये आपके रेस्पिरेटरी पाथवे में एंटर कर जाएगा। ये बात क्लियर हो गई? ग्लिसरॉल वुड एंटर द पाथवे आफ्टर बीइंग कन्वर्टेड इनटू PGAL। ग्लिसरॉल भी रेस्पिरेटरी पाथवे में एंटर करेगा, बट इस ग्लिसरॉल को पहले कन्वर्ट किया जाएगा PGAL, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में, एंड देन वो अपना रेस्पिरेटरी पाथवे जहां ग्लिसरल्डिहाइड बनता है वहां से एंटर कर जाएगा। प्रोटीन को भी डिग्रेड किया जाता है पहले किसमें? एमिनो एसिड्स में, एंड देन इनका डीएमिनेशन किया जाता है। आफ्टर डीएमिनेशन मतलब इनका एमीन ग्रुप हटाया जाता है। रिमूवल ऑफ एमीन ग्रुप इज द डीएमिनेशन। ये ध्यान रखना, ये एक अच्छा टर्म है डीएमिनेशन। पहले प्रोटीन को किस में ब्रेक करा जाएगा? ये वर्ड याद रखना, ये रिएक्शन। प्रोटीन पहले कन्वर्ट होगा एमिनो एसिड्स में, एमिनो एसिड का होगा डीएमिनेशन, और देन ये डीएमिनेशन का मतलब आपको आई थिंक क्लियर है। रिमूवल ऑफ, यहां डीएमिनेशन का मतलब भी यही लिख लेना, रिमूवल ऑफ एमीन ग्रुप, NH2 ग्रुप। एमिनो वो लिखना नहीं लिखना एमिनो ग्रुप, अमोनियम या NH4 ग्रुप नहीं, NH2 ग्रुप। एंड देन ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा? या तो एसिटिल
कोएंजाइम ए में कन्वर्ट करा जाएगा या फिर इसका अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड में कन्वर्ट करके ये रेस्पिरेटरी पाथवे में एंटर कराया जाता है। ठीक है, depending on their structure would enter the pathway at some stages within the Krebs cycle or even as a pyruvate या acetyl coenzyme A। कुछ में तो ये पायरुवेट के फॉर्म में, कुछ अमीनो एसिड्स को पायरुवेट के फॉर्म में कन्वर्ट करा जाता है, बोले तो पायरुविक एसिड में, कुछ को एसिटिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट करा जाता है, देन वो पाथवे में एंटर कर जाता है। तो एक तो ये बात इनकी याद रखनी है। Since respiration involves breakdown of substrate, the respiratory process has traditionally, पहले हम क्या बोलते थे, considered as a catabolic process। पुराने टाइम पे यही बोला जाता था, respiration is a catabolic process। बट अब जो हम बात करेंगे कि जैसे जैसे हमारा समझ और अच्छा होता गया, क्या ये पूछा गया है बट इज दिस अंडरस्टैंडिंग इज करेक्ट, तो आप खुद बोलोगे कि ऐसा ये अंडरस्टैंडिंग सही नहीं है, क्योंकि कुछ कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन भी चलता है इनके इंटरमीडिएट से। तो अब हम ऊपर ये डिस्कस कर चुके हैं कि रेस्पिरेटरी पाथवे अलग अलग सबस्ट्रेट्स हमारे एंटर करते हैं अलग अलग पॉइंट से, और उनका रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, तो वापस कंस्ट्रक्टिव कन्वर्जन भी होता है। तो अब हम इसको क्या बोलेंगे सीधा सीधा इस पूरी कहानी में कि ये रेस्पिरेशन एक आपका क्या है, सिर्फ कैटाबोलिक प्रोसेस नहीं है। ये वर्ड ढूंढ लो, एम्फीबोलिक पाथवे कहां लिखा है। कंसीडर्ड बोथ एनाबोलिज्म एंड कैटाबोलिज्म, दोनों तरह का रिएक्शन चलता है, और इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, rather than there is a catabolic pathway। सिर्फ आप कैटाबोलिक पाथवे, हाँ किसी बच्चे को जवाब देना है तो उसको मत समझाना, किसी कोई 9th 10th का बच्चा है तो उसको ये मत बोलना कि एम्फीबोलिक पाथवे, उसको ठीक है कैटाबोलिक पाथवे ही है। अगर आपसे कोई समझदार सा कोई सवाल पूछ रहा है तो उसको कैटाबोलिक प्रोसेस नहीं बोलना, वो आपके फिर नॉलेज का वो होता है कि हाँ क्या कितना समझदार है ये। ठीक है, तो कौन है सामने उसको क्या समझाना है, उसका जवाब उस तरह से देना है। सक्सिनिल कोएंजाइम ए इंपॉर्टेंट है, सिंथेसिस ऑफ द पोरफायरिन रिंग कंटेनिंग कंपाउंड्स लाइक क्लोरोफिल। अब सक्सिनिल कोएंजाइम ए क्लोरोफिल की सिंथेसिस में आपने लिखा पढ़ा था, सक्सिनिल कोएंजाइम ए को लाइट की रिएक्शन, लाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल में कन्वर्ट किया जाता है क्लोरोफिल की सिंथेसिस में। अब ये सक्सिनिल कोएंजाइम ए आपका कहाँ है, इंटरमीडिएट है किसी आपके इसी रेस्पिरेटरी पाथवे का, है ना, तो इसी से आपका बनता है क्लोरोफिल। तो ये सारे इंटरमीडिएट्स आपके बड़े जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हैं उनके कन्वर्जन में यूज किया जाता है। जैसे एक और यहाँ पे एग्जांपल है, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड इन्वॉल्व्स इन द वेरियस एमिनो एसिड फॉर्मेशन। ये मैं कब से आपको ये बोल ही रहा हूँ, ये इंटर होता ही है ना, तो बहुत सारे एमिनो एसिड्स ये चलते हैं। तो आपको क्या ब्रेक करना है, देखो अब इससे ये भी एक बार आपको क्लियर कर लेना चाहिए कि आपकी बॉडी में अगर कार्बोहाइड्रेट है तो सिंपल सा जो मैकेनिज्म है वो चल रहा है रेस्पिरेशन के लिए। जब तक ये है तब तक इनका और इनका ब्रेकडाउन नहीं होगा। प्रोटीन का वैसे भी हमें नहीं करना होता क्योंकि बिल्डिंग ब्लॉक है, लेकिन फैट आपकी बॉडी में मेटाबोलाइज नहीं होगा जब तक कार्बोहाइड्रेट है, और इसलिए आपको इसका ज्यादा कंजम्पशन नहीं करना चाहिए। फैट को बहुत ज्यादा कंज्यूम ना करो, नहीं तो वो कहीं ना कहीं स्टोर रहेगा, और स्टोर होने के बाद देखो कोई भी चीज स्टोर करते हैं लंबे टाइम के लिए तो फिर वो कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो यहां भी यही हुआ, यही होगा आपके शरीर में भी। तो फ्रीक्वेंट की बात करें तो RQ क्या है, RQ के लिए बस ये फॉर्मूला याद कर लो, एरोबिक रेस्पिरेशन या एनारोबिक किसी भी रेस्पिरेशन के लिए हमें ये RQ वैल्यू आपको निकालने को मिलेगा। कैसे क्वेश्चन आएंगे देखना अभी। क्या है, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व अपॉन वॉल्यूम ऑफ कार्बन ऑक्सीजन कंज्यूम। किसी भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट को, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट आपका क्या हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, फैट हो सकता है, तीसरा क्या हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, और कुछ ऑर्गेनिक एसिड हो सकते हैं, कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स हो सकते हैं। आपको ज्यादातर क्वेश्चन इसी पे मिलेगा, ऑर्गेनिक एसिड्स पर। ठीक है, इनके जब इनका हम एरोबिक ब्रेकडाउन करते हैं या एनारोबिक ब्रेकडाउन करते हैं तो प्रोडक्ट में क्या मिलता है,
या तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, एरोबिकली ब्रेक हो रहा है तो ऑक्सीजन यूज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनता भी है। एनारोबिक ब्रेकडाउन है तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में ऑक्सीजन कंज्यूम तो नहीं होता लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। लैक्टिक एसिड में ना ऑक्सीजन यूज होता है ना कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो कौन से कंडीशन में वो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का ब्रेकडाउन होता है और क्या उसका कितना कार्बन ऑक्सीजन यूज हो रहा है और कितना कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, उसका आपको रेशियो निकालने वाला होगा, दैट इज आरक्यू। कितने मॉलिक्यूल एक्चुअली यहाँ पे निकल रहे होते हैं। देखो जैसे एक बेसिक सा एग्जांपल है, जब आरक्यू की वैल्यू 1 होगी, कितनी आरक्यू की वैल्यू 1 होगी, यहाँ पे ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जब ब्रेक किया जाता है तो 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के चाहिए होते हैं और 6 मॉलिक्यूल ही कार्बन डाइऑक्साइड के बनते हैं। और आरक्यू का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड बन रहे हैं, 6 ऑक्सीजन यूज हो रहा है, तो आरक्यू की वैल्यू 1। मतलब जब आपसे ग्लूकोज का आरक्यू का वैल्यू पूछा जाए तो आरक्यू की वैल्यू 1 मींस ये से पूछा है एक सवाल तो ये कि कौन से रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का आरक्यू का वैल्यू 1 होता है, तो वो ग्लूकोज आंसर है। जब ग्लूकोज का एरोबिक ब्रेकडाउन हो तो आरक्यू की वैल्यू 1, मतलब एक कंडीशन तो ऐसा है कि आरक्यू की वैल्यू आपका 1 के बराबर होता है, ये भी हो सकता है। और कौन सा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट किस तरह से ब्रेक हो तब देखना, वो याद रखना। आरक्यू का वैल्यू इनफाइनाइट जब ग्लूकोज का ही ब्रेकडाउन एनारोबिकली हो, और वो भी कौन सा ब्रेकडाउन, अल्कोहलिक, ये ध्यान रखना। ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के केस में ही होगा। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन आएगा तो क्या हो जाएगा, है ना, CO2 ना इवॉल्व होगा ना ऑक्सीजन कंज्यूम होगा, तो क्या हो जाए 0/0, तो कुछ नहीं, है ना। तो आरक्यू की वैल्यू 0 भी हो सकती है। तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा क्योंकि 2 CO2 तो बनते हैं, ऑक्सीजन कोई यूज नहीं होता यहाँ पे। तो ये इतनी मैथ आपको आती है। आरक्यू की वैल्यू 0 भी हो सकती है जब इसी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन मैलिक एसिड में हो, हाँ मैलिक एसिड में हो, तो आपका आरक्यू का वैल्यू कैसा आ जाएगा 0, क्योंकि नहीं ये तो आपका मैलिक एसिड में कन्वर्जन है, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक हो रहा है। जेरोफिटिक प्लांट्स की कंडीशन है, जब एनारोबिक की बात करेंगे तो ऑक्सीजन यूज ही नहीं होएगा, है ना। तो सकुलेंट प्लांट में 0 आरक्यू की वैल्यू होता है, ये ध्यान रखना है। लेस देन 1 की जब बात करेंगे तब जब फैट का और प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है, किसका, फैट एंड प्रोटीन के केस में हमें आपका आरक्यू का वैल्यू लेस देन 1 ही होगा। जैसे एक फैटी एसिड का ब्रेकडाउन यहाँ पे दिखाया गया है, ट्राइपैल्मिथिन, और इसमें आपको 1, ये रिएक्शन याद होनी चाहिए, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूं पहले से। 145 ऑक्सीजन यूज होते हैं, 102 कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तो डिवाइड करोगे तो ये आएगा आपका वैल्यू। और मोर देन 1 जितने भी आपके ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, ऑर्गेनिक एसिड जैसे ऑक्सैलिक एसिड दिया है, मैलिक एसिड दिया है, तो इनका आरक्यू का वैल्यू 4 है, 1.33 है, तो मोर देन 1 ही रहेगा। तो ये आरक्यू पे थोड़ा सा ध्यान रखना, ये एक अच्छा सवाल बनता है। उसके बाद सक्सिनिक एसिड का भी है एक, एनी एनर्जी एफिशिएंसी ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन समझना है। सेल के अंदर आपका कोई भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का ब्रेकडाउन हो रहा है और वो एनर्जी हमें दे रहा है, एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। एरोबिकली हम बात कर ले तो मैक्सिमम एनर्जी मिलता है, एनारोबिक करते हैं तो बहुत कम एनर्जी मिलता है, 7%, एरोबिक से तो 7%, बहुत कम एनर्जी मिलता है। क्या वो कितनी एफिशिएंसी दे रहा है, वो मशीन, पूरा सेल एक क्या कर रहा है, एक मशीन की तरह इस रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट को ब्रेक कर रहा है ना। जैसे ग्लूकोज को हम मान लें और एंड प्रोडक्ट CO2 प्लस वाटर बन रहा है ना, तो ये और एनर्जी बन रहा है। ये एनर्जी कितनी, जितनी आपकी प्रोड्यूस हो रही है 36 या फिर 38 ATP, क्या एक्चुअल में एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल इतना ही एनर्जी बना सकता है या फिर इससे कहीं ज्यादा। अब वो यहाँ पे कैलकुलेशन देखो, एक ATP के पास कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है, पहले ये आप याद रखना, 8.1 किलो कैलोरी, एक ATP इतनी एनर्जी देता है, ठीक है। और आपके एक ग्लूकोज से ये आउटसाइड द सेल जब हम एक ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन करते हैं, क्या कंप्लीट ब्रेकडाउन, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज कराते हैं, तो 686 किलो कैलोरी एनर्जी निकलता है। कई बार आपने ये रिएक्शन देखा होगा कि ग्लूकोज प्लस 6O2
यहाँ आपको 6CO2 लिखा होगा प्लस 6H2O लिखा होगा प्लस यहाँ या तो एनर्जी लिखा होता है या फिर 686 किलो कैलोरी एनर्जी लिखा होता है। तो ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन के बाद इतनी एनर्जी मिलती है। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे एक एटीपी से कितना एनर्जी 8.1 है ना, 8.1 किलो कैलोरी एनर्जी, और आपको मिल रहा है मैक्सिमम 38 एटीपी एक ग्लूकोज से। तो इसको मल्टीप्लाई करके देख लो क्या इतना वैल्यू आता है, करो कितना आता है, कितना आएगा, ये आएगा 307.8 किलो कैलोरी एनर्जी मिले, ये बनेगा। बाकी जो आपका 686 माइनस 307 हम ले लेते हैं, माइनस करने के बाद कितना आएगा 379 किलो कैलोरी एनर्जी आपकी क्या हो जा रही है, लॉस। तो इससे हम एफिशिएंसी निकालें, ये लॉस कहां हो रही है, इस मशीन में आपका ये ग्लूकोज क्या है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, इसी को ब्रेक करके हमें एनर्जी मिलती है। एक ग्लूकोज को कंप्लीट ऑक्सीडाइज करा जाए तो 686 किलो कैलोरी एनर्जी मिलेगी, लेकिन हमें मिलता कितना है 307 किलो कैलोरी एनर्जी मिलता है। बीच में लॉस होता है आपको 379 किलो कैलोरी एनर्जी का। ये जो लॉस होता है वो दैट इज द फेलियर ऑफ दिस मशीन, दिस सिस्टम, हीट के फॉर्म में वो लॉस हो जाता है। ठीक है, तो ये जो आपकी गेन है, टोटल गेन एनर्जी का, दैट इज द 44.86%। इस मशीन की एफिशिएंसी, सेलुलर रेस्पिरेशन की एफिशिएंसी सिर्फ कितनी है, 44.86% की एफिशिएंसी है। अगर हमें 38 एटीपी मिलता है तब, और 36 मिला तो वो 42 कुछ परसेंटेज आता है, और सिर्फ 2 एटीपी मिला तो ये भी तो केस था। तो बहुत लेस एफिशिएंट मशीन है, हो जाती है। लेकिन ये जो आपकी एफिशिएंसी है 44 या 45% के आसपास हम मान लेते हैं इसको, दैट इज अ मैक्सिमम एफिशिएंट मशीनरी। प्रैक्टिकल जो आपकी आर्टिफिशियल मशीन्स हैं, कोई मशीन इतनी एफिशिएंट नहीं है। तो 686 को ये कभी मत समझना कि इतनी एनर्जी रेस्पिरेशन से मिलती है। ये एनर्जी किसकी है, दैट इज अ कंप्लीट बर्निंग ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। एक ग्लूकोज कंप्लीट बर्न होता है तो इतना एनर्जी निकाल सकता है, लेकिन हमें मिलता है कितना, ये वैल्यू याद रखना 307